हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के अति महत्वपूर्ण 25 यानी कि 25 क्वेश्चन, जिनमें से लगभग आपका 100 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा। और ये सभी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या फिर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सीधे आपके डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर स्क्रीन पर रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको आपका कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर एक प्रोसेस होती है, यानी कि एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं हम कोशिकीय श्वसन। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कोशिकीय श्वसन किसके अंदर होता है। तो कोशिकीय श्वसन होता है, ये बात आप याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है तो इसमें आपकी ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? आपकी एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। और किस रूप में बनती है? तो वो बनती है आपकी एटीपी के रूप में, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो आपकी एटीपी होती है ये एक ऊर्जा के रूप में होती है, और कोशिकीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा बनती है इसमें ऊर्जा। तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसी में तो आपकी ऊर्जा बनती है, और उसी में क्या होती है, बनने के साथ साथ संचित भी होती है, यानी कि स्टोर भी होती है। तो इसमें ऊर्जा बनती है और स्टोर भी होती है, इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। इसके साथ साथ जो आपकी एटीपी होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको आपकी जो कोशिका होती है उसकी मुद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका की मुद्रा। वो किसको कहा जाता है? एटीपी को। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है, जो कि एक उंगली नुमा एक संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? एक उंगली नुमा, और इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, यानी कि दोहरा आवरण पाया जाता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? तो उनका नाम था बेंडा। बेंडा नामक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले वास्तविकता में माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम से पुकारा था। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी खोज वास्तविकता में किन्होंने की थी? तो वो ऐसे एक महान वैज्ञानिक, उनका नाम 2 है, वो दोनों का नाम आपको याद रखने हैं जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। एक का नाम था अल्टमैन और दूसरे थे आपके फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग और अल्टमैन ये 2 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वास्तविकता में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखने हैं। हम बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। जो राइबोसोम होते हैं आपके आपके प्रोटीन निर्माण का क्या होते हैं? ये एक सक्रिय स्थल होते हैं, क्योंकि जो आपके राइबोसोम होते हैं ये किसका निर्माण करते हैं? तो ये एक प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये प्रोटीन का निर्माण करने के साथ साथ इनको इसी वजह से क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके राइबोसोम को। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसलिए आपके राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसलिए आपका क्वेश्चन था कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो वो आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। इसके अलावा आपके जो राइबोसोम होते हैं उनको कहा जाता है पेलेड कण। ये बात भी आप याद रखेंगे, कौन से कण कहा जाता है? पेलेड कण। क्यों? क्योंकि इस जो राइबोसोम होते हैं इनकी खोज एक पेलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इनको पेलेड कण भी कहा जाता है, और साथ साथ इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि जो आपका राइबोसोम होता है ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। सबसे छोटा क्या होता है? कोशिकांग होता है। और सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? तो वो होता है आपका केंद्रक। तो दोनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा कोशिकांग आपका केंद्रक होता है, और सबसे छोटा कोशिकांग आपका राइबोसोम होता है। इसके अलावा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसे पेलेट कण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी खोज पेलेट ने की थी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवर्णीय लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं? तो जो आपके अवर्णीय लवक होते हैं यानी कि ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपकी जड़ों की कोशिकाओं में, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी रूट्स होती हैं, जड़, उनकी जो सेल्स होती है उनके अंदर आपके उपस्थित होते हैं कौन? आपके अवर्णीय लवक। तो ये आपको याद रखना है। आपका यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो भीतरी वलन क्या कहलाता है आपका? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है आपको, जिसको हम कोशिका का ऊर्जाघर कहते हैं,
उसका जो भीतरी वलन होता है वो क्या कहलाता है आपका क्रिस्टी। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका रहा माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने कहा था कि इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना होती है एक उंगली नुमा उभरी हुई, और इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि ये दोहरी आवरण वाला होता है इस प्रकार से। और जो इसके अंदर ये जो आपकी उंगली नुमा संरचना दिख रही है, ये एक भीतरी वलन है, और इसी को हम किस नाम से बोल रहे हैं, तो क्रिस्टी नाम से। ये रहा जैसे आपके आंसर में क्रिस्टी। तो यही आपका माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें आपका डीएनए भी उपस्थित होता है। इसके अलावा आपका जो राइबोसोम होता है वो भी इनमें उपस्थित होता है। तो आपका क्वेश्चन था कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है डीएनए डबल हेलिक्स का प्रारूप किसने किया। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। तो जो आपका डीएनए होता है उसका डबल हेलिक्स जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका डीएनए है, और इसके अंदर जो ये संरचना होती है ये कैसी आपकी डबल हेलिक्स है, यानी कि द्विकुंडलित संरचना होती है। तो इसमें द्विकुंडलित संरचना होती है, उसको सबसे पहली बार प्रारूप किसने किया था, तो वो किया था आपके वाटसन और क्रिक ने। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका डीएनए होता है उसका मॉडल किसने दिया था, तो ये इसका भी आंसर होगा कि वाटसन एवं क्रिक ने। तो डीएनए का मॉडल भी आपका वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसके साथ साथ इसकी जो संरचना है, जो द्विकुंडलित इसकी संरचना होती है यानी कि डबल हेलिक्स, वो भी किसने बताई थी, तो वो भी बताई थी आपके वाटसन और क्रिक ने। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ली जाए कि जो आपका आरएनए होता है उसका मॉडल किसने दिया था, तो उनका नाम आप याद रखेंगे, उनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। तो फ्रेडरिक मिशर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आरएनए की संरचना भी बताई थी और साथ साथ ही आरएनए मॉडल भी दिया था। और जो आपका आरएनए होता है वो होता है आपका इस प्रकार से सिंगल हेलिक्स, यानी कि ये एक कुंडलित होता है, जबकि आपका डीएनए डबल कुंडलित होता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःपर्दवीय जालिका की खोज किसने की। तो यहाँ पे आपका एकदम ऑप्शन करेक्ट होगा बी वाला, पोर्टर। पोर्टर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आपकी अंतःपर्दवीय जालिका यानी कि ईआर की खोज की थी। ईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात आप याद रखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अंदर आपका क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर पाए जाते हैं आपके राइबोसोम। और ये राइबोसोम क्या करते हैं, तो ये करते हैं आपके प्रोटीन का निर्माण। तो जो आपकी अंतःपर्दवीय जालिका होती है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो उनका नाम था आपका पोर्टर। तो बढ़ते हम आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या नाम दिया था, आपका कोशिका नाम दिया था। इसके अलावा जो आपके रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोशिका की खोज भी की थी, और कब की थी, सन 1665 में। यानी कि सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक भी कौन थे, आपके रॉबर्ट हुक थे। इसके साथ साथ उन्होंने सेल नाम दिया था, यानी कि कोशिका नाम दिया था। और जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोशिका की खोज तो की, लेकिन किस प्रकार की सबसे पहले खोज की थी इन्होंने, तो मृत कोशिका की खोज सबसे पहले की थी। कौन ने, आपने आपके रॉबर्ट हुक जी ने। और कब की थी, सन 1665 में। जो आपकी मृत सेल होती है यानी कि डेड सेल होती है उसकी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण। तो जो आपका राइबोसोम होता है, अगर उसकी अनुपस्थिति हो सेल के अंदर, यानी कि एक कोशिका के अंदर राइबोसोम नहीं हो, तो किसका आपका जो है कार्य संपादित नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं होगा आपके प्रोटीन संश्लेषण का। क्योंकि मैंने कहा था कि जो आपका राइबोसोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए आपके राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो अगर राइबोसोम ही कोशिका में अनुपस्थित होगा तो किसका संश्लेषण नहीं होगा, तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, हम राइबोसोम को। इसके अलावा आपके राइबोसोम को हम कौन से कण बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं हम पेलेट कण। क्यों, क्योंकि इसकी खोज कौन ने की थी, तो इसकी खोज की थी पेलेट नामक वैज्ञानिक ने। और जो आपके राइबोसोम होते हैं वो जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और दोनों प्रकार की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो ये मैंने बताया था आपको, एकदम करेक्ट होगा आपका यहाँ पे
एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लास्टिड। यहाँ पे आपका उपस्थित होना चाहिए था केंद्रक, लेकिन केंद्रक नहीं था। तो अगर आपको ऑप्शन में केंद्रक ना मिले तो आपको सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा बताना है, प्लास्टिड। क्योंकि जो आपके प्लांट होते हैं यानी कि पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो माना जाता है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड को हम बोलते हैं हिंदी में लवक। तो आपको अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि प्लांट के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है तो भी आप लवक कहेंगे। अगर आपसे जंतु कोशिका का पर्सनली पूछ लिया जाए तो वहाँ पे आप केंद्रक कहेंगे। लेकिन आपसे यहाँ पे ना तो जंतु का पूछा गया ना ही प्लांट का पूछा गया, सीधा आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन में देखना है कि केंद्रक मिल रहा है या आपको फिर लवक मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें कौन सा मिल रहा है, लवक यानी कि प्लास्टिड। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। और यहाँ पे जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया मैं बता चुका हूँ कि इसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका का ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अलावा जो आपकी गोल्जी इकाई होती है यानी कि गोल्जी बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं कोशिका की माँ। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। कोशिका की माँ किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपकी गोल्जी इकाई को। और जो गुणसूत्र होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपका लड़का होगा या लड़की, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनकर बताना है कि कहाँ पर होता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी राइबोसोम, जो कि मैं बता चुका हूँ कि राइबोसोम क्या करते हैं, तो ये आपके प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं यानी कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की क्या कहा जाता है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो जो आपका सेल वॉल होता है ये एक प्रकार से जो आपकी प्लांट सेल होती है यानी कि पादप कोशिका होती है उसका बाहरी आवरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपकी ये पादप कोशिका है तो इनमें 2 आवरण होते हैं आपके, एक बाहर एक अंदर। तो जो बाहर का आवरण होता है वो तो आपका कहलाता है सेल वॉल यानी कि पादप भित्ति, सॉरी कोशिका भित्ति। और जो आपका अंदर का होता है वो कहलाती है आपकी कोशिका झिल्ली। तो अंदर के को हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं जबकि हम बाहर के को कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से था कि पादप कोशिका का सबसे भारी आवरण कहलाता है, तो वो आपका एकदम करेक्ट होगा कोशिका भित्ति। और इसका आप नाम इंग्लिश में भी याद रखेंगे, सेल वॉल। और एक क्वेश्चन आपसे और बनता है कि जो आपकी सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है, तो ये आप याद रखेंगे ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। और सेल्यूलोज ये प्लांट का एक सबसे कठोर हिस्सा होता है यानी कठोर पार्ट होता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका सेल्यूलोज होता है उसमें पानी की मात्रा 0% होती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, साकित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी अंतःप्रदेवीय जालिका, जिसे हम बोलते हैं ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये कोशिका द्रव्यों में उपस्थित एक तो महीन होती है, एक साकित होती है, एक झिल्लीदार होती है और एक अनियमित नलिकाओं का क्या होती है, जाल होती है। जाल नाम से आपको जो नेटवर्क नाम होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है कि नेटवर्क की तरह कोशिका में पाए जाने वाला कौन सा कोशिकांग है, तो वो होता है आपका अंतःप्रदेवीय जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। तो इसका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बनता है, आप इसको नोट करके रखेंगे, ये आपका 100% आने वाला है एग्जाम में। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको कोशिका भित्ति ये भी आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है। जो लवक होते हैं प्लास्टिड अभी मैंने बताया ये भी आपके प्लांट में पाया जाता है। और इसके अलावा जो आपकी रिक्तिका होती है यानी कि वैक्यूल्स ये भी आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट होगा यानी कि उपयुक्त सभी। जो आपकी सेल वॉल होती है ये आपके पादप कोशिका का सबसे भारी आवरण होता है, अभी बताया मैंने जस्ट। और जो आपका ये लवक होता है प्लास्टिड ये कोशिका यानी कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है यानी कि ये भी पौधे में पाया जाता है। और जो रिक्तिकाएं होती है जो आपकी प्लांट की एक सेल होती है उसमें जो खाली जगह होती है उनको ही हम बोलते हैं रिक्तिकाएं। तो ये तीनों ही आपकी पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। तो हम बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थान है।
तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस होती है, एक क्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। कहा था मैंने, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। और जब भी माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है तो इसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है एटीपी यानी कि ऊर्जा, और इसमें ऊर्जा स्टोर होती है और इसी में ऊर्जा बनती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का कोशिका घर भी कहा जाता है। साथ साथ ही इसमें कोशिकीय श्वसन होता है। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आप याद रखेंगे। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थान कौन सा है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट। जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है, ये क्या होता है कि जो आपके फूल होते हैं और जो आपके बीज होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के रंग देता है, यानी कि आकर्षण रंग क्या करता है, ये प्रदान करता है आपके फूलों में और बीजों में। आपसे पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से सभी क्वेश्चन आपके उठाए गए हैं, तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो हम बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। ये हम सब जानते हैं कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, जो आपकी पत्तियाँ होती है यानी कि लीफ, उनको ये हरा रंग प्रदान करता है, क्योंकि ये एक पिगमेंट होता है यानी कि वर्णक होता है, और जो आपके प्लांट होते हैं उनको ये हरा रंग प्रदान करता है। और जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है यही क्या करता है, तो जो पौधे होते हैं इसकी उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपनी क्या बनाते हैं, फिर ऊर्जा बनाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो जाता है। तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने वाला कौन सा पिगमेंट है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम एक ऐसा होता है कि जब भी, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको अगर कहीं ब्लड कैंसर है, किसी भी व्यक्ति को ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर के समय सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होता है, आपके लाइसोसोम होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है आपका कि ब्लड कैंसर के समय कौन सा कोशिकांग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो है आपके लाइसोसोम। तो ये क्या होता है कि जब भी ब्लड कैंसर होता है तो ब्लड कैंसर के समय ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि इनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और ये आपस में खुद को ही मारने लग जाते हैं। इसलिए कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको, लाइसोसोम को। क्यों, क्योंकि ये खुद को ही स्वयं को ही मारने लग जाते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि आपके जो राइबोसोम होते हैं इसको आपकी प्रोटीन की क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। और जो आपका गोल्जी काय होता है यानी गोल्जी बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कोशिका की माँ। मदर ऑफ सेल कौन होती है आपकी, वो होती है आपकी गोल्जी काय। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। तो जो आपकी सेल वॉल होती है इसकी उपस्थिति के कारण ही पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है। क्योंकि जो आपकी कोशिका भित्ति होती है ये सिर्फ किन में पाई जाती है, तो ये प्लांट में पाई जाती है, यानी कि ये सिर्फ पौधों में उपस्थित होती है, यानी कि जंतुओं में ये अनुपस्थित होती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। ये सिर्फ किस में पाई जाती है, तो ये पौधों में पाई जाती है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, एक प्रकार से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हो जाता है। तो जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपका दोनों में पाया जाता है, जबकि आपकी कोशिका झिल्ली ये भी आपका दोनों में पाया जाता है, केंद्रक भी आपका दोनों में पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पौधों में यानी कि प्लांट में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। गोल्जी काय का मुख्य कार्य है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी पाचन यानी कि डाइजेशन। जो आपकी गोल्जी काय होती है ये मुख्य रूप से क्या करती है, तो ये करती है आपकी पाचन। जैसे कि आपकी जो आपकी अमीबा होती है उस अमीबा में क्या उपस्थित होती है, तो उसमें पाई जाती है गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी। और यही गोल्जी बॉडी जो आपकी अमीबा होती है उसमें आपके डाइजेशन का काम करती है।
किसका काम करती है, डाइजेशन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि जो आपकी गोल्जी होती है उसकी खोज किसने की थी, तो जो आपकी गोल्जी बॉडी है उसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। ये बात भी आप याद रखेंगे, उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। इसके अलावा जो आपकी गोल्जी काय होती है इसके टूटने से किसका निर्माण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। जब भी गोल्जी बॉडी टूटती है, जैसे आपकी ये गोल्जी बॉडी है ये यहाँ से टूटती है, तो ये किसका निर्माण करती थी, ये करती है आपके लाइसोसोम का निर्माण, जिसे हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो जो लाइसोसोम का निर्माण होता है वो भी आपकी गोल्जी काय के टूटने से ही होता है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि जो गोल्जी काय होती है उसका एक अदर नाम क्या है, तो मैंने अभी बताया था जस्ट कोशिका की माँ। कोशिका की माँ किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपकी गोल्जी काय को, यानी कि गोल्जी बॉडी को। इसके अलावा आपकी जो गोल्जी काय होती है ये किसकी मदद करती है, तो ये करती है tRNA की मदद। टी का मतलब होता है यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए। जो आरएनए होता है आपका ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है आपकी एक प्रकार से प्रोटीन। तो प्रोटीन को यानी कि ट्रांसफ़र करने में मदद करती है आपकी गोल्जी काय। तो ये सभी फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। तो बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ रहा स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, पारगम्य यानी कि ट्रांसपेरेंट। जो आपकी कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, जो आपकी सिर्फ किस में पाई जाती है, प्लांट में, यानी कि पौधों में पाई जाने वाली ये एक सेल होती है। और ये जो आपके प्लांट होते हैं इनकी क्या होती है, बाहरी साइड होती है यानी कि आउटर साइड होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ये पारगम्य होती है यानी कि इसके आर पार जा सकते हैं। जैसे आपका ये प्लांट है और इसके ऊपर ये डबल मेम्ब्रेन है, तो इनमें से कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा उसका चयन कौन करती है, आपकी कोशिका भित्ति करती है। तो यानी कि आसानी से इसके अंदर जाया भी जा सकता है और आया भी जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो कोशिका भित्ति आपकी क्या होती है, एक प्रकार से पारगम्य होती है, ये बात आप याद रखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा आंसर ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्राउन। जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, यानी कि एक प्रकार से केंद्रिका की खोज की थी सर्वप्रथम। उनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूवेनहोक। तो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जीवाणु, उन जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो वो की थी आपके ल्यूवेनहोक ने। और इन्होंने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी, तो इन्होंने की थी जीवित कोशिका की। ये बात भी आप याद रखेंगे, जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो उनका नाम है ल्यूवेनहोक। इसके अलावा आपके ल्यूवेनहोक ने किसकी खोज की थी, तो ल्यूवेनहोक ने की थी आरबीसी की, यानी कि रेड ब्लड सेल, जो आपकी लाल रुधिर कोशिका होती है उनकी खोज भी ल्यूवेनहोक ने की थी। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखेंगे, जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं, तो प्रोटोजोआ की खोज भी किसने की थी, तो उनका नाम भी यही है, जो आपके ल्यूवेनहोक है, उन्होंने ही आपके प्रोटोजोआ की भी खोज की थी। इसके अलावा आपका जैसे सेकंड ऑप्शन है स्लाइडेन और स्वान। तो जो आपकी सेल थ्योरी है यानी कि कोशिका सिद्धांत है, वो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी आप याद रखेंगे कि कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे आपके स्लाइडन और स्वान। और इन्होंने कब दिया था, तो इन्होंने दिया था 1938-39 में। 1938-39 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, जिनका नाम है स्लाइडन और स्वान। इसके अलावा आपका ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या की थी, तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, कब, सन 1665 में। ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो उनका नाम है आपका रॉबर्ट ब्राउन। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कोश का सिद्धांत किसने दिया था। तो अभी जस्ट मैंने बताया, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्लाइडन एवं स्वान ने। जो स्लाइडन एवं स्वान थे उन्होंने आपका कोशिका सिद्धांत दिया था, और कब दिया था, सन 1938-39 में। मैंने अभी अभी बताया, ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बनता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, यानी कि एक्सेप्शन। तो जो आपके वायरस होते हैं यानी कि विषाणु होते हैं, ये कोशिका सिद्धांत के क्या होते हैं, तो ये होते हैं उसके अपवाद यानी कि एक्सेप्शन। क्योंकि वायरस को आपको सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की एक संयोजी कड़ी कहा जाता है, सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब बाहर होते हैं तब तो निर्जीव की तरह कार्य करते हैं, लेकिन जैसे इनको एक लिविंग बॉडी मिलती है तो ये सजीव की तरह कार्य करने लग जाते हैं। इसलिए आपकी कोशिका का सिद्धांत का अपवाद आप किसको मानते हो, वायरस को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपका क्वेश्चन था कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, वहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, स्लाइडन एवं स्वान ने। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज की गई
तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी। जैसे मैंने बताया था कि कोशिका की खोज कब हुई थी, सन 1665 में, और किन्होंने की थी, तो उनका नाम था आपका रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। और किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी, तो इन्होंने की थी मृत कोशिका की, यानी कि डेड कोशिका की। तो मृत कोशिका की सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक। और कब की थी, सन 1665 में। केंद्रक का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, जिनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि एकदम करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, केंद्रक। जो आपका न्यूक्लियस होता है वो कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है, यानी कि कोशिका के ऊपर पूरा जो कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, वो कौन करता है, केंद्रक करता है, यानी कि न्यूक्लियस करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आपकी एक कोशिका है, और जो कोशिका होती है उसके बीचों बीच सेंटर में जो पाया जाता है आपका, वही होता है आपका क्या, न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो आपकी पूरी कोशिका होती है, इस पे जो कंट्रोल करता है वो कौन है, आपका केंद्रक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा से पूछा जाता है कि जैसे अभी मैंने बताया था कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो उनका नाम था आपका रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, और कब की थी, तो इन्होंने की थी 1831 में। 1831 में इन्होंने खोज कर ली थी, किसकी, केंद्रक की। इसके अलावा जो आपका केंद्रक होता है, मैंने ये भी बताया था कि इसको कोशिका का क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है कोशिका का मैनेजर। तो मैनेजर ऑफ सेल किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं आपके केंद्रक को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका केंद्रक होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं आपके, तो इसमें आपका जो आरएनए और जो डीएनए होता है वो उपस्थित होते हैं, किसके अंदर, केंद्रक के अंदर। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। तो आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है कि निम्न में से सबसे छोटी कोशिका है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। जो आपके माइकोप्लाज्मा होते हैं, इसकी सबसे छोटी कोशिका होती है संसार के अंदर, यानी कि यूनिवर्स के अंदर। और ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है, तो ये आपका एक बैक्टीरिया होता है, यानी कि जीवाणु, जिसे हम बोलते हैं जीवाणु। तो सबसे छोटी कोशिका इस जीवाणु की होती है, किसकी, माइकोप्लाज्मा की। और जीवाणु की खोज किसने की थी, ये मैंने अभी आपको बताया था, उनका नाम था ल्यूवेनहोक। तो ल्यूवेनहोक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी। और इन्होंने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी, तो इन्होंने की थी जीवित की, और किसके अंदर, जीवाणु के अंदर। और जो आपका माइकोप्लाज्मा होता है, इसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।